दोस्तों इस वीडियो में ज़मीन, घर, संपत्ति की रजिस्ट्री के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जिसमें 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 4 टॉपिकों पर बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि रजिस्ट्री के कितने दिन बाद संपत्ति पर कब्जा किया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा जो है वो है, क्या रजिस्ट्री के बाद संपत्ति आपके नाम हो जाती है या नहीं? तीसरा प्रश्न है, रजिस्ट्री के बाद क्या प्रोसेस जो हैं, क्या कार्रवाइयाँ जो हैं वो बाकी रह जाती हैं, जो आपको कराना बहुत ज़रूरी होता है। चौथा प्रश्न है कि रजिस्ट्री में क्या क्या अंतरण किया जा सकता है, यानी कि जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे मान चौथा प्रश्न पूछा गया है, वहाँ पर जैसे मान लीजिए आप कोई कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, या मान लीजिए कोई कृषि की ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर कोई पेड़ है, कोई बोरिंग है, उनके बारे में क्या प्रावधान होता है। या मान लीजिए जो आप खेत खरीदा है आपने, उस पर फसल खड़ी है, तो वहाँ पर रजिस्ट्री में क्या होना चाहिए, क्या क्या आप वहाँ पर अंतरण कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न का जवाब देते हैं कि आप रजिस्ट्री करा के कब संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं। तो देखिए सरल शब्दों में आपको बता दूं कि जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हुई है, जैसे मान लीजिए आपकी रजिस्ट्री आपने 1 तारीख को रजिस्ट्री करवाई है, तो 2 तारीख को आप संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। चलिए मैं आपको थोड़ा प्रूफ भी दे देता हूं और दिशा निर्देशित कर देता हूं कि आप किस प्रकार कब्जा कर सकते हैं और आपको कहां से अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी भाषा लिखी है। भाषा थोड़ी अटपटी है, मैं फिर भी पूरी पढ़ने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर लिखा है कि विवादित हो कि हम प्रथम पक्ष के खाता संख्या 53 के गाटा संख्या, देखिए यहाँ पर पूरा भूमि का विवरण दिया था, इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया है। ठीक है, और अंत में लिखा है स्वामी हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पक्षकार अपनी जमीन बेच रहा है, उसने अपनी भूमि का पूरा विवरण दिया है कि खाता संख्या इतना, इतने एयर, और जो भी है गाटा संख्या इतना, किस जिले में, कौन से गांव में, पूरा विवरण है, इसलिए मैंने हाइड इन कर दिया है। पूरा बात खोली गई और लिखा है कि स्वामी हूँ। ठीक है, चूंकि मुझे प्रथम पक्ष विक्रेता को खर्च व दीगर कारोबार हेतु रुपयों की सख्त आवश्यकता है। भाई जो बेच रहा है उसने उसने लिखा है कि मुझे खर्च, पैसों की सख्त आवश्यकता है, मुझे किसी मामले में रुपए खर्च करना है। ठीक है, लिहाजा उक्त रकबा बेचना उचित व मुनासिब समझा। ठीक है, वहां पर लिख दिया कि भाई मैंने ये रकबा जो है बेचना उचित समझा है। पक्ष क्रेता के उक्त रकबे की कीमत उचित व मनपसंद दे रहा है, जिससे मुझे प्रथम पक्ष को सरासर फायदा ही फायदा है। यहाँ पर भाई जो बेच रहा है वो कह रहा है कि भाई मुझे फायदा है, मनपसंद दाम मिल रहे हैं, इसलिए मैं ये जो है बेच रहा हूँ। और यहाँ पर जमीन की जो है वो रेट भी लिखा है कि 5 लाख रुपए में तय हुई है, और मुझे ये कीमत एक किस्तों में, मतलब एक किस्त में द्वितीय पक्षकार द्वारा दे दिया गया है, तथा द्वितीय पक्ष ने भी खरीदना स्वीकार कर लिया है। अब नीचे लिखा है, अब कुछ भी पावना बाकी नहीं है, कब्जा व दखल आज से ही पाक साफ हालत में द्वितीय पक्ष को दे दिया है। भाई लास्ट में ये बात लिख दी गई है कि कब्जा व दखल आज से ही पाक साफ है, पाक साफ हालत में है, और द्वितीय पक्षकार को दे दिया है। भाई जिस दिन रजिस्ट्री हुई वो इस बात पर, देखिए ये एफिडेविट पर पूरी बात लिखी है, यहाँ पर जैसे ही वो साइन कर देगा रजिस्ट्रार ऑफिस में, ये रजिस्ट्री ऑनलाइन हो जाएगी। उसी दिन से आप जो है वो कब्जा इसी आधार पर आप कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है, जैसे मान लीजिए आप खेती की जमीन खरीद रहे हैं, तो वहां पर फसल खड़ी है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्री तो करा ली, ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि भाई फसल खड़ी, तो भाई जिसने फसल बोई थी वही तो काटेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भाई फसल भी मैं काटूं, तो आप रजिस्ट्री में ये बात मेंशन करा सकते हैं कि उस पर गेहूं की फसल है, या मान लीजिए धान की फसल सहित मैं ये जो है अंतरण कर रहा हूं, या मान लीजिए धान की फसल उस पर खड़ी है और वो भी मैं द्वितीय पक्ष को अंतरण कर रहा हूं, तथा वो कब्जा पा सकता है। ठीक है, ये बात अगर आप ये लाइन खोल देंगे तो आप दूसरे दिन ही, चाहे फसल खड़ी हो चाहे कुछ भी हो, आप उस पर दूसरे दिन ही कब्जा पा सकते हैं। लेकिन देखिए वो बात अलग है, अगर मान लीजिए आपकी जान परिचय है, आपकी मन मर्जी है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं जिस व्यक्ति ने मुझे ज़मीन बेची है वो अपनी फसल काट ले, उसके बाद में कब्जा करूंगा, तो वो आप लोग आपसी समझौता कर सकते हैं, इतना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्या रजिस्ट्री के बाद संपत्ति आपके नाम हो जाती है या नहीं हो जाती है? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति आपको रजिस्ट्री कराता है, किसी संपत्ति की रजिस्ट्री कराता है, तो वहाँ पर तमाम शर्तों पर साइन करके और रजिस्ट्री करा के उस संपत्ति में उसका जो भी हित होता है वो आपको अंतरण कर देता है, वो अपने अधिकार आपको अंतरण कर देता है। अब आप उस संपत्ति पर कब्जा कर लीजिए, जो इच्छा हो वो करिए जाके। ठीक है,
इसके बाद देखिए अब बात आती है क्या वो संपत्ति आपके नाम आ जाती है। तो देखिए आपके नाम वो संपत्ति आपने अपने नाम करा ली, अंतरण आप अपने नाम करा लिया, वो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम ट्रांसफर कर दी गई। लेकिन जो सरकारी रिकॉर्ड जो होता है, सरकारी दस्तावेज जो होते हैं, वहां पर आपके नाम नहीं आती है। वहां पर आपके नाम तभी आएगी जब आप उस संपत्ति का म्यूटेशन कराएंगे, दाखिल खारिज कराएंगे तब। जैसे मान लीजिए आपने कृषि की कोई जमीन खरीदी, ठीक है, जिससे खरीदी उसने आपको रजिस्ट्री करा दी, ठीक है, उसने रजिस्ट्री करा दी, आप जाइए और उसके दूसरे दिन उस पर कब्जा प्राप्त कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, आपने कब्जा भी प्राप्त कर लिया। अब आप सोच रहे हैं इस संपत्ति जो है वो मेरे नाम आ गई, तो आपके नाम वो संपत्ति नहीं आई है, ठीक है। रजिस्ट्री जिस पर उस व्यक्ति ने जो आपने रजिस्ट्री कराई है, रजिस्ट्री के आधार पर वो संपत्ति जो है वो आपके नाम जो है दाखिल खारिज की जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो सरकारी दस्तावेजों पर जिस व्यक्ति ने बेची है उसका नाम दर्ज होगा, ठीक है। तो जब आप ये सूचना देंगे, आप जब रजिस्ट्री के आधार पर जब ये सूचना देंगे, तो वहाँ पर जो भी सरकारी कर्मचारी, जो तहसीलदार जो भी होते हैं, वो उस व्यक्ति का नाम वहां से हटा देंगे, जिसने संपत्ति बेची है उसका नाम हटा देंगे, और जिसने संपत्ति खरीदी है उसका नाम जो है सरकारी अभिलेखों में उसका नाम दर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। तो संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद, ठीक है, फिर आपको दाखिल खारिज करवाना जो है वो बहुत जरूरी होता है। भाई तीसरा क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्री के बाद कौन सा प्रोसेस बाकी रह जाता है, ठीक है। देखिए आजकल क्या है, आजकल जो है रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज आपने रजिस्ट्री कराई, तो 2-4 दिन बाद जो है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वो उस ज़मीन का जो भी खाता नंबर है, खाता संख्या डाल के आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि जो मैंने ज़मीन खरीदी थी, जिसने ज़मीन बेची थी, वो सारा डाटा जो है वो ऑनलाइन आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर ऑनलाइन शो हो जाता है कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को ज़मीन बेच दी है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्री के बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है म्यूटेशन, दाखिल खारिज का, ठीक है। रजिस्ट्री के बाद आप जो भी रजिस्ट्री होती है वो आप तहसीलदार के सामने जो भी अधिकारी होते हैं वहाँ आप पेश करिए जाके, ठीक है। उसी के आधार पर उस संपत्ति का जो भी कृषि भूमि है उसका दाखिल खारिज हो जाता है, ठीक है। दाखिल खारिज के बाद जब आप फर्द निकलवाएंगे, जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आप चेक करेंगे, तो ऑनलाइन जो है आपका ही नाम उसमें शो होगा, ठीक है। अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो पुराने व्यक्ति का ही नाम शो होगा जिसने आपको जमीन बेची है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्री में क्या क्या अंतरण किया जा सकता है और आपको क्या क्या अंतरण करवाना चाहिए। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो जो भी जमीन आप संपत्ति ले रहे हैं वहां पर, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, कई बार क्या होता है बहुत महंगे महंगे पेड़ होते हैं, तो वो आपकी रजिस्ट्री में जरूर ही मेंशन किए जाने चाहिए, ठीक है। आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं ये रजिस्ट्री है, यहाँ पर संपत्ति में कोई पेड़ नहीं, तो वहाँ पर देखिए कोई कुछ भी नहीं लिखा, XX लिखी है, ठीक है। अगर आपकी संपत्ति में कोई पेड़ है, कोई बोरिंग है, कोई कुआं है, तो वहाँ पर दर्ज करवाना चाहिए, ठीक है, कि ये भी इसका भी उसका भी अंतरण हो जाए, जिससे बाद में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें